वेलकम टू ऑल। स्वागत आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ स्थिर विद्युत की विभव एवं धारिता का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले 7 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जिसमें 2 पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों। पहला पार्ट है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो और दूसरा पार्ट होता है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। तो आज हम पहले पढ़ेंगे जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो बिल्कुल आसान तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य। Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य W1 मान लेते हैं। तो W1 कितना होगा? तो आप आइडिया लगाओ, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है इसका मतलब निकाय में विद्युत क्षेत्र जब पहला आवेश लेकर आओगे तब उपस्थित है ही नहीं, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर कोई रह ही नहीं रहा है, तब आप वहां पर जाओगे तो वहां पर जो भी कोई वस्तु होगी उस पर आपका ही अधिकार होगा। इसी प्रकार समझ को कि जब Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W1 0, क्योंकि जब Q1 आवेश को निकाय में लाते हो तब निकाय में विद्युत क्षेत्र उपस्थित है नहीं और कोई दूसरा आवेश भी उपस्थित है नहीं, तो पहले वाले आवेश को किसी दूसरे आवेश के विरोध में कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो, 2 आवेशों के निकाय के लिए कृत कार्य। 2 आवेशों के निकाय के लिए, जैसे निकाय में 2 आवेश है, यहां पर दिखाते हैं आपको, Q1 आवेश और दूसरा है Q2 आवेश। इनके मध्य की दूरी कितनी है? तो इनके मध्य की दूरी है R1। अब कुल कार्य निकालने के लिए सबसे पहले Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो पहले निकालेंगे Q1 आवेश के लिए कृत कार्य। Q1 आवेश के लिए तो हमने निकाला है W1 बराबर 0, क्योंकि निकाय में कोई दूसरा आवेश या फिर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तो Q1 आवेश को लेकर आओगे तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो, Q2 आवेश के लिए किया गया कार्य W2 कितना हो जाएगा? सोच सकते हो क्या? देखो, जब आप Q2 आवेश को निकाय में लेकर आते हो तब Q1 आवेश पहले से उपस्थित है, तो Q2 को Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो W2 कितना हो जाएगा? W2 हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R1। अरे हमने कार्य और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो पढ़ रखा है। किया गया कार्य ही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, और K Q1 Q2 बटा R। जनरल डेफिनेशन वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डेरिवेशन भी सीखी थी। यदि आपने वीडियो को लगातार नहीं देख रहे हो, मिस कर रहे हो, तो पहले पिछले वाले वीडियो को देख लेना। मैंने स्थितिज ऊर्जा को स्पष्ट डेरिवेशन है वो समझा रखी है।
जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो पहले तो हमें Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार दूसरे आवेश को लेकर आते हो तो Q1 निकाय में उपस्थित है, तो Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो Q1 Q2 बट्टा R1 हो गया। कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 और W2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बट्टा R1, क्योंकि W1 तो 0 है और W2 K Q1 Q2 बट्टा R1 है। इसी प्रकार क्या करते हैं हम? इसी प्रकार निकाय में 3 आवेशों के निकाय के लिए कार्य निकालते हैं। ठीक है ना। तो 3 आवेशों के 3 आवेशों के निकाय के लिए कृत कार्य कैसे निकालेंगे? सबसे पहले Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य, Q2 आवेश के लिए किया गया कार्य और Q3 आवेश के लिए किया गया कार्य। इसके लिए डायग्राम समझो, डायग्राम से बड़ा ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आवेश है Q1, Q2 और Q3, इन आवेशों के मध्य की दूरी है R1, R2 और R3। सबसे पहले Q3 आवेश के लिए हमें किया गया कार्य निकालना है। पहले केवल Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य था, दूसरी बार Q2 आवेश के लिए किया गया कार्य, तो 2 आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य हमने निकाल लिया। अब 3 आवेश के निकाय के लिए किया गया कार्य निकालते हैं। तो 3 आवेशों के लिए सबसे पहले Q1 के लिए तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? Q1 आवेश के लिए कृत कार्य, यानी कि Q1 आवेश को निकाय में लेकर आओगे तो कृत कार्य W1 क्या हो जाएगा? 0। फिर Q2 आवेश को निकाय में लेकर आओगे तो किया गया कार्य क्या होगा? तो Q2 आवेश के लिए कृत कार्य W2 बराबर क्या हो जाएगा? Q2 को लेकर आओगे तो K Q1 के विरुद्ध हमें कार्य करना होगा, क्योंकि Q1 क्या है? निकाय में उपस्थित है पहले से, तो K Q1 Q2 बटा R1। इसी प्रकार Q3 आवेश के लिए कृत कार्य, अब जब Q3 को लेकर आओगे ना तो देखो 2 आवेश उपस्थित है इस बार, ध्यान देना, Q1 आवेश भी है और Q2 आवेश भी है। तो Q3 को सबसे पहले किसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा? तो Q1 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा और Q2 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार निकाय में 2 आवेश पहले से मौजूद है, Q1 और Q2। तो सबसे पहले Q3 को Q1 के साथ किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो K Q1 Q3 अपॉन R3, और दूसरा Q3 को Q2 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, तो K Q2 Q3 बट्टा R2 इनके मध्य की दूरी है। तो Q3 आवेश के लिए किया गया कार्य W3 क्या आ गया? Q1 Q3 बट्टा R3 और प्लस में Q2 Q3 बट्टा R2। हम क्या करते हैं? W1 W2 W3 को जोड़ देते हैं कुल कार्य के लिए। कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। तो यहीं पर मैं आपको यहां पर लिख देते हैं W बराबर
कुल कार्य W क्या हो जाएगा, W1 का मान तो 0 है, तो 0 प्लस में K Q1 Q2 बटा R1, और इसी प्रकार W3 का मान कितना है, प्लस K Q2 Q3 बटा R2 प्लस में K Q1 Q3 बटा R3। ये आ जाएगा आपका आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। कहने का मतलब जो किया गया कार्य है ना, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसीलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यही आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा है, कब, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तब आपकी कंडीशन में चेंज हो जाएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लेकिन बिल्कुल आराम से और आसान तरीके से समझ लेंगे हम। तो U इक्वल टू K को कॉमन ले सकते हो आप, और इस प्रकार भी लिख सकते हो Q1 Q2 बटा R1, Q2 Q3 बटा R2 और Q1 Q3 बटा R3। बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझ लिया। एक बार शॉर्ट में मैं वापस समझा देता हूं। सबसे पहले आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ही निकालनी थी हमें, तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, और दूसरी कंडीशन बनती है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। तो आज हम सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। तो सबसे पहले Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य, जब निकाय में कोई उपस्थित है ही नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा, W1 का मान 0 होगा। फिर दो आवेशों के निकाय के लिए कृत कार्य, यानी कि पहले हम Q1 आवेश के लिए कृत कार्य निकाल लेंगे और फिर Q2 आवेश के लिए कृत कार्य निकाल लेंगे, क्योंकि इस बार दो आवेश है ना निकाय में, इसीलिए Q1 के लिए तो वही कार्य 0 होगा, और Q2 के लिए जब Q2 आया तो Q2 ने देखा कि अरे Q1 प्रेजेंट है, पहले Q1 के विरुद्ध कार्य करो, तो K Q1 Q2 बटा R1 हो गया। जब कुल कार्य निकालना है तो W1 और W2 को हमने जोड़ दिया। इसी प्रकार तीन आवेशों के निकाय के लिए कृत कार्य निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक आवेश के लिए निकालते हैं। पहले Q1 आवेश को लेकर आए तो कार्य हमने पहले ही निकाल रखा है 0। फिर Q2 आवेश को लेकर आए तो W2 कार्य कितना कराना पड़ रहा है, K Q1 Q2 बटा R2। अब जब आप Q3 आवेश को लेकर आते हो ना, तो क्या होता है, आपको Q3 को लेकर आओगे तो आपको Q2 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 भी उपस्थित है इस बार और Q1 भी उपस्थित है इस बार। तो जैसे ही आप Q3 को लेकर आओगे तो पहले तो Q1 के विरुद्ध करोगे कार्य और फिर Q2 के विरुद्ध कार्य करोगे, तो Q3 आवेश के लिए टोटल कार्य इतना करना पड़ा। हमें तो आवेशों के निकाय के लिए कृत कार्य निकालना था, यानी कि W1, W2 और W3 कुल कार्य के लिए तीनों को हमने जोड़ दिया एक साथ, तो कितना हो गया, जो कार्य आएगा वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, तो क्या आ गई, K को हमने बाहर कॉमन ले लिया और बाकी Q1 Q2 बटा R1, Q2 Q3 बटा R2 और Q1 Q3 बटा R3 हमारा आंसर आ गया। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों।